करें तो आगे का डिस्कशन क्या था उस पर बात करते हैं। मैंने आपको सरकम सेंटर पढ़ा दिया पूरा, है ना? हाँ, सरकम सेंटर मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा का पूरा आपके सामने। हाँ, चलिए, क्लियर है ना? आइए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सरकम सेंटर के बारे में, आगे हम देखने वाले हैं कि अगर सरकम सेंटर की अगर आप बात कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। तो परिकेंद्र के अंदर एक सबसे प्यारी चीज जो आपके सामने रखने वाला हूं, और वो भी अच्छी तरह से, कि भाई साहब ये आपका एक ट्राइंगल है और आपने ये परिकेंद्र बना दिया। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर ये इसका एक सेंटर है जिसको हम परिकेंद्र ओ बोल रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि भैया प्रत्येक शीर्ष से इसकी जो दूरी है वह बराबर होने वाली है। प्रत्येक शीर्ष से इसकी जो दूरी है वह बराबर होने वाली है। तो क्या हम ये कह पा रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और हम ये कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा, जो कि आर के बराबर होने वाला है। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मान लीजिए कि अगर मैं आर निकालना चाहता हूं, तो आर बराबर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हाँ, जल्दी से बताइए, आर बराबर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि आर बराबर क्या होता है? जल्दी से बताओ फटाफट से कि आर बराबर होता क्या है, मैंने आपको क्या पढ़ाया आर के बारे में? तो सर ये जो रेडियस होती है वह आपकी क्या हो जाएगी? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। यही मैंने आपको कल लिखाया था। यहां पर आपके सामने क्या है? ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, और सी के सामने की भुजा सी है। और डेल्टा क्या है? डेल्टा आपका क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल है। क्या है डियर स्टूडेंट? एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सामने होने वाला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होने वाला है डियर? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सब आपके सामने होने वाला है। अगर मैं इसके प्रूफ की बात करता हूं तो प्रूफ बहुत आसान होता है इसका। कैसे सीखेंगे वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे मैं बात करना चाहूं तो देखिएगा कि अगर आपके सामने ये एक ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ है, अगर इसका आप प्रूफ चाहते हैं तो आप सिंपल सी मुझे बात बताइए कि अगर ये पूरा एंगल आपका ए है तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? तो आप ये कहते हैं सर 1/2 इनकी आसन्न भुजाओं का गुणनफल बी सी साइन ए। याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? 1/2 डेल जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा? इनकी आसन्न भुजाओं का गुणनफल 1/2 बी सी साइन ए। याद आ रहा है? जब मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ाया था तो मैंने इसका प्रूफ बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ऐसे निकाल सकते हैं। किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। किसी को यहां तक कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। आप बोले सर कोई परेशानी नहीं है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये पूरा अगर ए है, ये पूरा अगर ए है तो ये 2a होगा, और 2a होगा तो ये वाला हिस्सा भी ए होगा, और ये वाला हिस्सा भी ए होगा। हाँ या ना बोलो भाई, यही तो है। अगर आप यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल देते हो तो ये पूरा आपका ये भी एंगल ए होगा और ये भी एंगल ए होगा, क्योंकि ए ये है तो 2a ये होता है, दुगना होता है ना। किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है। यहां तक किसी को कोई समस्या? बोले नहीं है सर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ओ बी बराबर ओसी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये अर्धक भी होगा? बिल्कुल। तो ये मैं कह दूं कि अगर आप इसको डी मान रहे हो तो ये a/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन ए की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या होगी? तो ट्राइंगल ऐसा है, देखो ये रहा ट्राइंगल इस तरह का बना हुआ है। आप प्लीज फील करिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस हो गया, इसको मैंने आर बोल दिया। भाई हाइपोटेनस हो गया, इसको मैंने आर बोल दिया क्योंकि ये आर ही है।
ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन ए, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया, और कर्ण कितना है आर, तो साइन ए बराबर क्या हो गया, ए बाई 2r। इसी प्रकार यहां पर साइन ए बराबर ए बाई 2r रख दिया, यहां से r निकाल दिया, r निकालेंगे तो कितना आ रहा है, ऊपर आ गया ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, तो ये आपका हो गया है प्रूफ। क्यों आया, कारण बता दिया, कैसे आया, कारण बता दिया, और ये बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात आपको, नीट एंड क्लीन तरह से आप इस चीज को क्लियर कर पा रहे हैं, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये सब चीज करा रहा हूं, आपको बस अपना दिमाग साथ में रख के कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। ठीक है डियर, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है, अब एज ए लंब अगर मैं देखूं तो a/2 मेरा लंब हो गया, और यहां पर ये हाइपोटेनस हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे की बात करना चाहते हैं, आगे की चर्चा करना चाहते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, साइन रूल क्या होता है, जब आपने साइन रूल के बारे में पढ़ा है तो साइन रूल यहां की यहीं निपटाने की कोशिश करते हैं, और साइन रूल आपके लिए कितना उपयोगी है ये समझाता हूं। साइन रूल क्या होता है डियर, जब एक ट्राइंगल आपके सामने दे रखा हो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका एंगल सी है, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, एंड सी के सामने की भुजा सी, ये आपका कोण ए, ये आपका कोण बी, ये आपका कोण सी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं साइन रूल की, तो साइन रूल क्या कहता है, साइन ए अपॉन ए, या हम कह सकते हैं ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर क्या होता है 2r। नोट डाउन कर लें, a अपॉन साइन ए, ठीक है, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी बराबर 2r। आपके सामने ये हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो यहां तक आपका ये साइन रूल है, और ये r यहां पर वही है क्या, परित्रिज्या, तो परित्रिज्या का रिलेशन भी होता है, तो ध्यान रखना r आपकी क्या है, सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस है, जिसको हमने बोला है क्या, परित्रिज्या। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूं, जिससे कि आपको कोई परेशानी कभी भी किसी भी तरह से ना आए। ठीक है डियर, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, इन सेंटर पढ़ लिया, हमने सरकम सेंटर पढ़ लिया ना। इन सेंटर को बोलते हैं अंतः केंद्र, और सरकम सेंटर को बोलते हैं क्या, परिकेंद्र। अब बात ऐसी आती है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर के बीच में रिलेशन, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर के बीच में रिलेशन अगर हमें निकालना है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर के बीच दूरी को रिप्रेजेंट करिए, कैसे करेंगे आप। आइए, मान लीजिए कि मैंने एक ट्राइंगल बना दिया डियर, दिख रहा है, यस। अब यार ट्राइंगल है, तो आपको ये तो पता है ना कि एक ही जगह थोड़ी होता है, वो तो समबाहु त्रिभुज है जहां पर एक ही जगह सेंटर हो जाते हैं। लेकिन अगर आइसोसेलेस आपके सामने ट्राइंगल हो, हाँ ठीक है ना, चलिए आइसोसेलेस आपके सामने ट्राइंगल हो, तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी आपको पता लगानी है। कैसे पता लगाएंगे डियर, चलिए, तो यहां हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की अगर आप बात करते हो सर, तो एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, कोई बताएगा आप में से, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट।
कॉल्ड इन सेंटर। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। कोण समद्विभाजक का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका इन सेंटर कहलाया। सिमिलर केस में अगर मैं बात करूं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये साइड परपेंडिकुलर हो गया, ये भी साइड परपेंडिकुलर हो गया, ये भी साइड परपेंडिकुलर हो गया, और इनका लंब समद्विभाजक है ये, है ना। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? इसको मैंने ओ बोल दिया, सरकम सेंटर। तो यहां ये आपका आई है, ये आपका ओ है। तो आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको परित्रिज्या पता है तो आर स्क्वायर माइनस, ये तो पता ही होगा आपको, 2RR। यहां आर आपकी क्या है? सरकम रेडियस है, परित्रिज्या है, और छोटा आर आपकी क्या है? इन रेडियस है, अंत्य त्रिज्या है। नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है डियर, जो कि पेपरों में पूछा जाता है। सभी अच्छे अच्छे पेपरों में, लाइक CDS हो गया, अपने NTPC CBT 2 में भी ये आ सकता है, CPO में आ सकता है, CGL में आ सकता है। हर किसी एग्जाम के लिए ये एक उपयोगी पॉइंट है कि आपके दोनों सेंटरों के बीच की दूरी आपने निकाल दी, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी आपने निकाल दी, ठीक है। तो √R² माइनस 2RR। यहां तक आपको समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से मुझे बता दो, यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? क्योंकि मैं हर एक चीज ले रहा हूं, मतलब मैं कुछ छोड़ भी नहीं रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना डियर। तो आराम से आप पढ़िए और एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को, क्योंकि बेहतरीन चीज आप सीखते जा रहे हो और आपकी ये सारी चीजें अच्छी होती जा रही हैं दिन पर दिन। अगर मैं बात करना चाहूं तो, अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे अगर हम जो बात करना चाहते हैं इसके बारे में, एक्स सेंटर के बारे में हम बात करना चाहते हैं आपसे। किसके बारे में बात करना चाहते हैं? एक्स सेंटर के बारे में। इन सेंटर के बारे में मैंने आपसे बात कर चुका हूं, इन सेंटर में आपको समझा भी चुका हूं। अब मैं जो आपसे चर्चा करूंगा वो एक्स सेंटर के बारे में करूंगा। चलिए, किसके बारे में? हेडिंग डाल लीजिए, एक्स सेंटर। इन सेंटर हमने पढ़ लिया, सरकम सेंटर हमने पढ़ लिया। अब हम एक्स सेंटर के बारे में बात करेंगे, जिसको कहते हैं बहिर्केंद्र, जिसको हम कहते हैं बहिर्केंद्र। इस पर इतने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल कि यूं कहूं तो ये भी फेमस हो गया है इन सेंटर की तरह, ये भी बराबर फेमस हो चुका है, ठीक है डियर। तो सर इसके बारे में हमें चर्चा करवाइए थोड़ी सी। मैंने कहा बिल्कुल करवाते हैं। आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि क्या पॉइंट है ये और किसको किस तरह से समझ सकते हो। क्वेश्चंस भी करेंगे हम इनके ऊपर, है ना। चलिए आइए, एक बच्चा क्या कह रहा है? सर इस पर क्वेश्चन कराना। क्वेश्चन सब पर होंगे डियर, है ना, क्वेश्चन सब पर होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो बच्चों को बहुत जल्दी होती है अभी क्वेश्चन हो जाए सब एक ही दिन, जैसे ऐसा लग रहा है कि तुम एक ही दिन पढ़ोगे बस। मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा, आप जब आओगे तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और आप 5-7 दिन बाद आओगे तो हो सकता है कि चैप्टर भी खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं है, मैं तो रेगुलर पढ़ा रहा हूं आपको, आपको पढ़ना होगा तभी पढ़ाई हो पाएगी। तो सीखने वालों के लिए रेगुलर क्लास होती है यहाँ पर, और हर जगह हर टाइम फिक्स है मेरा। अगर मैं बात करना चाहूं सर एक्स सेंटर के बारे में, तो एक्स सेंटर बनाते हैं। चलो, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, और इस ट्राइंगल में मैंने कहा कि भाई इसकी ये जो भुजाएं हैं इनको आगे बढ़ाओ। थोड़ा सा छोटा बना देता हूं क्योंकि समझाना ज्यादा जरूरी है, तो समझ में आएगा तब आप है ना चीजों को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरी कोशिश यही है। देखो देखो, बहुत सारे दिन हो गए आपको ज्योमेट्री में दिक्कत आती होगी, लेकिन मेरा ये वादा है कि मैं जब सिखाऊं तो कोई दिक्कत ना रहे बच्चे के बीच में, और वो पढ़ते रहने से होगा, है ना। बस पढ़ते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, रात को 8 बजे भी करा रहा हूँ, यहाँ भी हम करा रहे हैं। तो बस सीखोगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं सीखोगे तो क्या कर पाएंगे।
ठीक है, ठीक है ना। हाँ, बेस्टन कह रहा है सर थ्योरी पढ़ाओ और उसके साथ ही क्वेश्चन कराओ। हाँ हाँ, आप रेगुलर रहोगे तो सब होगा ना भाई, क्वेश्चन तो ये रहे ना, साथ के साथ में ही लाता हूँ क्वेश्चन तो डियर। और बताओ और क्या सेवा की जाए, है भाई, देख लो सारा चीज सुपरविजन कर रहे हो बढ़िया तरीके से, है भाई। वेस्टर्न क्या नाम है, कहीं से आए हो तो मुझे पता है, तो सुपरविजन सही ढंग से चल रहा है ना आप लोगों का, तो कोई टेंशन मत लो यार, सब चीज सही चल रही है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बोल देना, क्या दिक्कत आ रहा है तुम्हें, कौन सा रेगुलर पढ़ना है तुम्हें, तो ये देखना है कि कहां हम देखें कि यही क्वेश्चन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है कि भाई ये हुआ और क्वेश्चन ये हो गया, ऐसे नहीं होता, फिर सीखोगे कैसे तुम, तो पहले सीखो, उससे पहले ही बोलने लग जाते हो, इसी वजह से अभी तक नहीं सीख पाए ना, तो अब कोशिश करो एक अलग तरीके से पढ़ने की। तो एबीसी मेरा एक ट्राइंगल है, मैंने क्या किया, इसकी दो भुजाओं को ऐसे बढ़ा दिया। अब दो भुजाओं को अगर ऐसे बढ़ा दिया डियर, देखिए, तो ये आपका एक बाह्य वृत्त बना दिया दो भुजाओं को बढ़ाकर, और ये जो बना है इसका सेंटर, ये इसका सेंटर कैसे बना है, ये ओ डैश है, जो कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से बना है। किससे बना है डियर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से बना, ठीक है। ये किससे बना है डियर, तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर आपका ये जो बीओ डैश है, बीओ डैश है, यह ए बी सी के बाह्य कोण का समद्वि भाजक है, बाह्य कोण का समद्वि भाजक है, ठीक है। इसी प्रकार ए सी बी के समद्वि भाजक है। आप मुझे ये बताइए कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जस्ट अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर हम इन सेंटर की बात करते हैं तो यहां पर आपके लिए सिंपल सी कहानी ये हो जाती है कि ये 90 डिग्री प्लस a/2 होता है, तो ये 90 डिग्री माइनस का a/2 होगा, पहली बात तो ये पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि अगर किस त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर बाह्य तौर पर आगे बढ़ा दिया जाए, हाँ ठीक है, तो आपका जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है अगर किसी बाहर के केंद्र पर मिलता है तो यह एक बहिर् केंद्र बनाता है। इस सेंटर को हम क्या कहेंगे, एक्स सेंटर कहेंगे, इस सेंटर को हम क्या कहेंगे, एक्स सेंटर कहेंगे डियर, और यही आपका बहिर् केंद्र है। तो आपसे पूछा जाएगा बी ओ डैश सी कितना है, तो आप बी ओ डैश सी 2 मिनट में निकाल देंगे, 90 डिग्री माइनस का a/2। चीजें क्लियर हो गई, 90 डिग्री माइनस a/2, और ये केवल यही नहीं बन रहा, उसके अलावा आपके ये जैसे कि आप इन दोनों को आगे बढ़ाओगे, समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, इसको और इसको आगे बढ़ाओगे तो वहां भी एक सर्किल बनेगा, इसको और इसको आगे बढ़ाओगे तो वहां भी एक सर्किल बनेगा, ठीक है डियर। तो आपके सामने ये क्या बन जाएगा, सबका ही होगा, जैसे कि ये ए के सामने है तो माइनस a/2, और अगर मैं इन दोनों को आगे बढ़ाता हूं तो मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, वर्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैंने इन दोनों को आगे बढ़ा दिया मान लो, ठीक है, या फिर हमने इस तरह से इसको आगे बढ़ा दिया, तो इसके पीछे भी तो एक बनेगा, यहां पर भी तो एक बनेगा, इस तरह से टच होता हुआ बनेगा ना। तो इसका यहां पर क्या आएगा, अगर मैं इनके बाह्य कोणों का समद्विभाजक पूछूं तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, तो b/2, 90 डिग्री माइनस b/2, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किन दो भुजाओं को एक्सटेंड कर रहे हो, तो हमेशा a/2 ने ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है, हमेशा a/2 का ठेका नहीं है, तरीके तरीके की बात है, उस तरीके से आपको ये चीज समझनी है कि यहां b/2 भी आ जाएगा जब आपका ये एंगल b है, तो ये आपका एंगल अगर b है तो ये b/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपकी चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है डियर।
क्योंकि ये बहुत क्लासिक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये बहुत प्यारी चीज है। ठीक है सर, ये अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है यहां तक हमें। ओके, तो अभी हम आगे इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। आइएगा, चलिएगा आगे चलते हैं, इस चीज को और समझते हैं कि सर मान लीजिए कि अगर आपसे रेडियस निकालने की बात की जाए तो हम चाहते हैं कि रेडियस निकाल के दिखाओ आप। तो ए के सामने की भुजा अगर ए है तो भाई मैं कह सकता हूं क्या कि रेडियस भी होगी यहां से यहां तक की जो होगी इस केंद्र तक की दूरी, तो ये आर ए होगी। तो ये आर ए क्या होगा, डेल अपॉन एस माइनस ए। नोट डाउन करो, आर ए अगर इसकी बाह्य त्रिज्या निकालनी हो, हाँ अगर, ठीक है, अगर आपको बाह्य त्रिज्या निकालनी हो आर ए तो वह क्या होगी, डेल अपॉन एस माइनस ए। तभी तो एक्स सेंटर बनाया ये, तो इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। चलिए आइए, इसी से रिलेटेड एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी और होती है, हालांकि वो सर्कल में आती है लेकिन मैं उसे यहां समझाऊंगा आपको। ये आपके सामने एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ऐसे मैंने टच, अजीब सा लग रहा है ना, तो ठीक है कोशिश करते हैं कुछ अच्छा सा हो जाए। ये मैंने इसके टच कर दिया, ये मैंने इसके टच कर दिया, ठीक है। महसूस कर पा रहे हो क्या, थोड़ा सा महसूस करिए, अब ठीक है शायद। ठीक है, थोड़ा ठीक लग रहा है, समझ रहे हो। चलिए, तो यहां मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे मान लीजिए ये आपका एक ट्राइंगल है, ये ए, ये जुड़ा हुआ है ना, जॉइंट है ये, ठीक है। ये मैंने मान लिया आपका ए पी, ए बी, और ये हो गया एम एन, और ये पॉइंट हो गया ओ। तो आपसे अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि आप किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं डाल रहे हो तो वह हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पी ए बराबर पी बी है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। हालांकि ये मैं सर्किल में दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए आप कि पी ए बराबर पी बी है, और ये आपकी क्या है, टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए एम एन, ट्राइंगल ए एम एन का परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब पेरीमीटर। ट्राइंगल ए एम एन का पेरीमीटर जो होगा वह होगा 2 टाइम्स ऑफ एपी ले सकते हो, और 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उसका डबल होता है परिमाप जो होता है। चलिए ओके, आइए भाई, यहां तक क्लियर हो गया। मेरे दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि ये चैप्टर हार्ड है, ये चैप्टर हमसे नहीं होता है। देखो डियर, दो तरीके हैं, ये चैप्टर एक दिन में भी खत्म कराया जा सकता है, ओनली 1 डे। कैसे, एक बढ़िया तरीके से पूरा एक, जैसे मैं फॉर्मूला रिवीजन वाली क्लास में करवाया था ना, कि ये ऐसे हो जाएगा, 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 ये ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, हर किसी के पास होते हैं। मैं क्रैश कोर्स में यही करवाता हूं बच्चों को कि भाई एक बार रिवाइज हो जाए, लेकिन जब मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं तो उसको पढ़ो। जो तुम नखरे करते हो ना, मतलब ये ऐसा लगता है कि या तो तुम्हें इसकी कदर नहीं है या तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, दो ही चीजें हैं। तो ऐसा ना करो डियर, क्योंकि जब कोई तुम्हें दे रहा होता है तो उसको लेने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जब कोई देना बंद कर देगा तो तुम्हें वो चीज कोई देगा भी नहीं और मिलेगी भी नहीं। इस चीज को सोचो आप, है ना। तो ये चीज आपके दिमाग में ही नहीं है। अब हार्ड है मान लीजिए,
अरे भाई सीखोगे नहीं, उससे पहले ही रोने लग जाते हो। कोई चीज बचपन से थोड़ी सीख के आते हो, पैदाइशी। परसेंटेज भी हार्ड था ना, सीख लिया, बस ये भी होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। देखो, जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ाया जा सकता और ना सिखाया जा सकता है। हाँ, ये मैं चाहता हूं कि तुम्हें रोज एक नया चैप्टर देखने को मिले और तुम रोज खुश हो जाओ, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। फर्क उस चीज से पड़ता है कि कितने क्वालिटी बच्चे पढ़ रहे हैं, फर्क उस चीज से नहीं पड़ता कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते हो कि क्वालिटी कंटेंट हमें मिल रहा है और हम सीख रहे हैं, हम हाथ से नोट्स बनाए, हमें पढ़ना है, हमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं प्रॉपर, सब होगा यार। लेकिन सब्र नहीं है तुम लोगों के अंदर, तो नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ लोगों की असफलता का कारण उनका पेशेंस खो देना है। पेशेंस नहीं रख सकते तुम लोग, तो क्या कर सकते हैं हम भी, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा आराम आराम से सारी चीजें, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और एक एक चीज सब चीजों से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। आइए अब हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में। ऑर्थो सेंटर आपका क्या होता है, लंब केंद्र होता है। अब लंब केंद्र क्या होगा, नाम से पता लग रहा है सर, एक ऐसा त्रिभुज जहां पर एल्टीट्यूड डाल दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मैंने एल्टीट्यूड डाला डी। ठीक है, उसके साथ साथ यहां भी मैंने आपके सामने डाला ई। ठीक है, आइए, और यहां पर हम एफ। तो ये मैंने कहा कि एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओ आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, वो आपका ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, और ये क्या कहलाता है आपका, एल्टीट्यूड का, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी कि लंबों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर मैं बात करूं इसमें इस एंगल की, तो एंगल बी ओ ए कितना हो जाएगा, बी ओ सी, तो ये हो जाता है 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, अगर मैं बात करना चाहूं ए ओ सी की, तो ये कितना हो जाएगा, ए ओ सी की तो 180 डिग्री माइनस एंगल बी। अगर मैं बात करना चाहूं ए ओ बी की, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल सी। तो ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने ऑर्थो सेंटर के प्रारूप हैं, जो मैंने ये आपके सामने लिख दिए हैं कि आप अलग अलग एंगल निकाल सकते हो ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए ऑर्थो सेंटर के बारे में अगर बात की जाए। ठीक है, कुछ लोगों को लगता होगा सर प्रूफ हो जाए क्या, बिल्कुल हो जाए भाई, प्रूफ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपन को। प्रूफ में इशारों इशारों में बताना चाहूंगा, कृपया करके ध्यान दें। ठीक है, थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं इसका। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, प्रूफ भी बहुत आसान है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली कर सकते हो। आपको ये दिख रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है एक, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जहां पर ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो अगर मैं कहूं कि इस एंगल का, इस एंगल से रिलेशन निकाल के बताओ, निकाल के बताओ, बताओ भाई। ये आपका 90 डिग्री है,
और ये आपका 90 डिग्री है, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है पूरा। तो इस एंगल का इस एंगल से रिलेशन निकाल के बताओ। तो कहोगे सर इन दोनों का भी सम 180 होगा। तो अगर ये एंगल बी है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का बी हो जाएगा ना। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये अगर 180 डिग्री माइनस बी हो गया तो ये वाला भी तो यही होगा। कारण क्या है बोलो, कारण क्या है आपके सामने। तो सर कारण तो समझ में आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, यही रीजन है। तो इसके पीछे का जो एंगल है वो 180 माइनस बी, तो ये 180 माइनस ए और ये 180 माइनस सी। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया 5 सेकंड में। ठीक है, आगे चलते हैं, चीजों को और बढ़िया बनाते हैं। आइए, ऑर्थो सेंटर हमने निपटा दिया है। यहां पर ऑर्थो सेंटर में सिर्फ इतना सा ही काम है, बाकी बस आपसे पूछा जाएगा कि भाई लंब केंद्र कहां कहां होता है। तो ऑर्थो सेंटर की पोजीशन पूछी जा सकती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। कहां कहां स्थित होगा लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर कहां कहां होगा। तो ये बहुत ही क्लासिक चीज है, अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये न्यून कोण है, ये समकोण है, ये अधिक कोण है, सबको पता है, देखने से ही पता लग रहा है सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर फिक्स है ये 90 डिग्री, और ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। किसी को कोई समस्या नहीं। अब मैं ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा हूं, तो ऑर्थो सेंटर यहां इनसाइड होगा, इनसाइड। राइट एंगल ट्राइंगल में कहां होगा बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां होगा। तो यही पॉइंट है आपका कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो राइट एंगल पर होता है, समकोण पर होता है। कहां होता है, समकोण पर होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में कहां होगा, सरकम सेंटर तो आउटसाइड था, मतलब उधर की तरफ, ऑर्थो सेंटर जो होगा वह इधर की तरफ होगा, नीचे यहां कहीं आउटसाइड। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, ये पोजीशन है। अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है कि पोजीशनिंग कहां कहां होती है। क्लियर है डियर। चलिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल वाली ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ऑर्थो सेंटर में तो ऑब्ट्यूज एंगल में तो आउटसाइड ही होता है अक्सर, अपने देखा है। चलिए, तो यहां तक हमने ये सारी चीजें देखी, सारी चीजें समझी। अब हम चलते हैं आगे। यह एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है ये, ए बी सी, मान लिया मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में मुझे बताइए कि सेंटर, ये जो ओ सेंटर है ये क्या क्या होता है। तो ये बात आप याद रखना, ये बात आप याद रखना कि समबाहु त्रिभुज में जो सेंटर्स होते हैं वह एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। कहां होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, यानी कि सेंट्रॉइड भी यही होगा, ऑर्थो सेंटर भी यही होगा, सरकम सेंटर भी यही होगा, और इन सेंटर भी यही होगा। तो समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, केवल इसी बिंदु पर। यानी कि यहां से निकलने वाली जो ये रेखा है, यहां से निकलने वाली जो ये रेखा है जो ओ से होके हुए यहां पर जा रही है डी, तो आप मुझे बताइए डियर, ये जो डी है ये एडी क्या कहलाएगा। सर ये जो एडी है
एडी आपकी हाइट भी है, एडी आपकी मीडियन भी है, एडी आपकी क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है, और एडी आपका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। क्योंकि सब कुछ हो गया ना, अगर इससे निकल के आ रहा है तो सब कुछ हो गया, क्योंकि एक ही सिंगल पॉइंट होता है। और यही आपके सामने है कि जो ये एडी होता है ये सब कुछ है, ये हाइट भी होगा, ये मीडियन भी होगा, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होने वाला है। चलिए, अगर मान लीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये पॉइंट कहां कहां होते हैं, कोई बताएगा? डियर, जो मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं, जो मैं ये थ्योरी पढ़ा रहा हूं, उस पे हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन रहा है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि कोई फॉर्मूला आए, वो थ्योरम भी हो सकती है। तो ये सब चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। और आप एक बेस्ट कंटेंट पढ़ रहे हो, एक टॉप लेवल का, आप बस वो एंजॉय करो। मैं बस यही चाहता हूं। ए बी बराबर ए सी अगर आपके सामने है तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर अगर ए सी हो गया गुरुजी, तो बताइए कि पॉइंट्स कहां कहां होंगे। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो सारे पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं वो क्या होते हैं, कोलीनियर होते हैं। क्या होते हैं? कोलीनियर, यानी कि होंगे तो एक ही लाइन पर, लेकिन पोजीशनिंग अलग अलग होती है, ठीक है। तो वह क्या होते हैं? कोलीनियर होते हैं, है ना। एक ही लाइन पर होते हैं, है ना, लेकिन एक ही बिंदु नहीं होता, संरेख होते हैं, यानी कि उसी लाइन पर कहीं ना कहीं मूव करते रहेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। चारों केंद्र यहां कहीं स्थित हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी पढ़ेंगे, समरूपता। अब समरूपता जो टॉपिक है उसे हम करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चंस, हमारे पास अभी वक्त है। चलिए, तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने यहां तक कर लिया था, अब 8th क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं आज। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद जो भी हमारा ट्राइंगल है उसको हम एंड कर देंगे कल तक, फिर हम उसके क्वेश्चन निपटाएंगे फटाफट फटाफट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। माना कि त्रिभुज ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। मैंने आपके सामने क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। कृपया करके कॉपी में बनाते रहें, आप तो रफली बना लो। तो मैंने ये बोल दिया कि ये एबीसी आपका एक त्रिभुज है और ओ आपका क्या है, एक अंतः केंद्र है। आप बताइए अंतः केंद्र बनता कैसे? एंगल बाइसेक्टर से बनता है। डी भुजा बीसी पर इस प्रकार है कि ओडी बीसी पर लंब है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। ओडी क्या है, बीसी पर एक परपेंडिकुलर है, तो हमने बना दिया। देखो एक एक चीज आपको वहां लिखी हुई मिलेगी। यदि बीओडी, लो भाई, यदि बीओडी, ठीक है, आप जानते हो ये बीओडी क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये आपको पता है। बीओडी यानी कि ये एंगल आपको 15 दे दिया, तो एबीसी बताओ, यानी कि ये पूरा एंगल बताओ। तो भाई ये 90 है, ये 15 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर? 90 और 10 100, 105, यानी कि ये आपका 75 है, क्योंकि 105 आपका ये 75, तो ये वाला भी 75 होगा, तो पूरा एंगल कितना होगा? 150। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो आने वाला है 150। गॉट इट? अधिक कौन है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो है वो आपके सामने है, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप सीख जाओगे, लेकिन ये तभी सीख पाओगे जब आपको, अब यहां क्या तत्व छुपा हुआ था, यहां पर क्या एक चीज छिपी हुई है, एंगल बाइसेक्टर वाली। क्यों? क्योंकि इन सेंटर होता ही वही है। अगर ये ना पता हो तो बच्चा कैसे करे? इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आप क्वेश्चन करोगे तो वो आगे आगे सही होती जाएंगी। आइए देखिए, इस क्वेश्चन को करके बताओ। आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन बनाओ। तो ये एबीसी मैंने बना दिया,
आई यहां कहीं है, एंगल बी बराबर 70 है, एंगल सी बराबर 50 है, तो बी आई सी बताओ। अभी ये तो आसान हो गया ना, तो कितना होगा 90 डिग्री प्लस a बाई 2, तो 70 और 50 120, तो ये हो गया कितना 60, तो 90 प्लस 30 120। ऐसे ही बन जा रहा है, आप आराम से सॉल्व तो करो, सब आसान है, करके देखते जाइए, हो जाएगा सब। नहीं क्या, ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो ना बनी ना हो, क्योंकि ये वही किया है मैंने। अभी बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आएगा। ये निकाला है, तो ये क्या है 90 डिग्री प्लस a बाई 2। अब ये a कैसे आया था, ये 70 है, ये 50 है, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 60 होगा। चलो करके बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ, ऐसे सीखोगे और क्या है। थोड़ा टाइम लगता है, चैप्टर काफी बड़ा है, अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो। अब जो नहीं पढ़ाएंगे तो उनको तो छोटा ही लगेगा। चलिए चलिए करिए। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, अभी सिखाया था ना कि त्रिभुज ABC में B और C के बाह्य समद्विभाजक AB और AC को EF तक बढ़ाया जाता है तो बिंदु P पर मिलते हैं। कर लोगे? अरे वही तो कॉन्सेप्ट है यार, अभी सिखाया था वही, ये वाला, जहां पर आपके ये त्रिभुज ABC है। अब देखो बनाओगे, बनाना नहीं है पेपर में, ये तो बस आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हो। अच्छा ऐसे वाला, ओके सर, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया जहां पर E और F तक बढ़ा दिया, और B और C के बाह्य समद्विभाजकों को काट दिया, और P बिंदु पर मिला दिया। BPC की वैल्यू निकालनी है, BAC दे रखा है 100, तो ये क्या होता है 90 डिग्री माइनस a बाई 2 यानी कि 50, आंसर आ गया 40। तो ये बार बार डायग्राम थोड़ी बनाना है, वो तो पढ़ते ही दिमाग में ये डायग्राम अपने आप छप जाएगा, और जब डायग्राम अपने आप छप जाएगा तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्यों, कैसी रही, अच्छी रही। अगला प्रश्न करिए, चलो इसी हिसाब से करो बिना पेन चलाए। तो 9 माइनस 35 हो गया, 55 हो गया, ठीक है ना। यहां कितना हो जाएगा, इसको भी कर सकते हो ना आसानी से आप लोग, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कुछ भी कठिन नहीं होता डियर, बस हमारी सोच हमें ऐसा कर देती है। तो ये 55 हो गया सर, कैसे कर दिया, वैसे ही कर दिया, बार बार डायग्राम थोड़ी ना बनाऊंगा। 90 डिग्री माइनस a बाई 2, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री माइनस का 35, ये हो गया 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए डियर, करिए। एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, ओ केंद्र है, AO बराबर दे रखा है, OD बराबर कुछ भी नहीं है, बस करते जाइए। ABC AD की माध्यिका है, A है, ये B है, ये C है, और O आपका केंद्रक है। केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है, तो AO बराबर आपका 10 दे रखा है, तो 2 रेशो बराबर 10, 1 रेशो बराबर 5, तो OD बराबर हो जाएगा 5, और माध्यिका की लंबाई 15। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC ओ लंब केंद्र है, तो BOC और BAC का मान बताइए। 180 डिग्री होता है, अरे अभी पढ़ाया था ना, यही तो है, एक बार सीख लो बस हो गया। छोटी छोटी चीजें तो वैसे ही आसान हो जाती हैं। ये 90 डिग्री है, आपको बताया कि भाई साहब ये अगर आपका ऑर्थो सेंटर है BOC बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A, तो यही पूछा गया है, 180 के बराबर। नेक्स्ट, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AX BY और CZ शीर्ष लंब है, सही विकल्प चुने। बताओ भाई, समबाहु त्रिभुज होता है, एक आदर्श स्थिति है, आपको मैंने बता दिया समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो सब कुछ बराबर होगा, शीर्ष लंब भी, माध्यिका भी,
ये सब आपकी क्या होने वाली है, इक्वल ही होने वाली है, चेंज नहीं होती है, क्योंकि यहां बोला गया है समबाहु त्रिभुज है। शीर्ष लंब बराबर है, क्या यही माध्यिकाएं हैं? हाँ। क्या यही एल्टीट्यूड्स हैं? वो तो है ही। क्या यही एंगल बाइसेक्टर हैं? बिल्कुल। क्या यही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं? जी हाँ। सब कुछ बराबर है और इन्हीं को कह सकते हो आप। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, बिंदु डी भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि एडी आपका परपेंडिकुलर है बीसी के, तब क्या होगा बताओ, तब क्या होगा? तो कैसे कहें, दिमाग लगाना है बस। एबीसी आपका एक समबाहु त्रिभुज है, डी आपका बीसी पर स्थित है और एडी आपका परपेंडिकुलर है। अरे कुछ भी हो, जब त्रिभुज समबाहु है तो रिलेशन नीचे नीट एंड क्लीन है कि बीडी बराबर आपका डीसी होगा। बीडी बराबर डीसी हो गया तो ए बी जो होगा, मतलब ए बी मतलब ये अगर पूरा ए है तो ये a/2, ये भी a/2 और ये भी a और ये भी a, तो ए बी और बी डी का रिलेशन पूछा है तो ये कितना होगा 2:1। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको पता है कारण क्या है। ठीक है, 2:1 आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपसे ए बी और बी डी का पूछा है, ध्यान रखना। तो ए बी तो पूरी है और ये आधी है, तो ये दुगनी होगी ये एक होगी, अनुपात पूछा। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया जाता है इस प्रकार कि क्यू आर बराबर आर एस, तो पी एस से मिलाया जाता है तो पी एस आर। अच्छा क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। देखो डायग्राम बनाओ, पी क्यू आर बनाओ, क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है तो क्यू आर बराबर आर एस हो जाए। ठीक है, पी को एस को मिलाया जाता है, पी को एस से मिला दिया, पी एस आर ज्ञात करो, ये निकालना है। निकालो भाई। भाई देखो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, अब ये 60 तो ये कितना हो गया 120। ठीक है, अब ये इसके बराबर है तो इसके बराबर भी होगा, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण बराबर है, तो ये कितना कितना हो जाएगा, बराबर है ना 120, तो 60 बचा 30। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है सर ये कैसे बराबर हो गया इसके। अरे भाई ये समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर होती है, ये इसके बराबर है तो ये इसके भी तो बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना, फिर मत कहना कि सर पता ही नहीं था। इसलिए कहता हूं पढ़ लो बस, सारी चीज मैं करवाऊंगा, जिम्मेदारी मेरी है प्रैक्टिस वैक्टिस की, लेकिन नहीं तुम्हारे पता नहीं क्या दिमाग में चलता रहता है। त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाओं को दोनों तरफ बढ़ा दिया। दोनों तरफ मतलब देखो, एक तरफ ये, एक तरफ ये, कोई दिक्कत? एक तरफ आपने ये बढ़ा दी आगे और एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये। देखो दोस्तों सब लोग समझो, दोनों तरफ बनाने पर सभी बाह्य कोणों का मान लो कि ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल सी है, ये आपका एंगल बी है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, और ये वाला कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, सेम ही होगा। इसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। भाई देख रहे हो आप, सबका दो दो का पेयर हो गया, समझ रहे हो, सबका दो दो का पेयर हो गया, आपके सामने दिख रहा है ना।
बढ़िया तरीके से। तो आपसे क्या बोला गया है, बनने वाले सभी बाह्य कोणों का योग। तो देखो बी 2 बार 3 बार, 1 2 3 4 बार आ रही है। ए 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 4 4 के बन गए, यानी कि 180 इंटू 4 720 आंसर आ जाएगा। 720 आंसर आ रहा है भाई। 720 क्या हो जाएगा, 720। ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण आ गए इसमें ए बी सी, और वो भी 4 4 बार आ गए। हो गया, ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्योंकि देखो बी 2 बार 4 बार आ गया, ठीक है, 1 2 3 4। ए कितनी बार आ गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। सी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो सब 4 4 बार आ गए तीनों, और तीनों का कोण कितना होता है, 180। तो 180 इंटू 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक बच्चा कह रहा है क्या होगा। हाँ एक मिनट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, एक मिनट, सी होगा सर। हमने सी तो लगाया भाई, ठीक हो ना, है भाई, सी तो लगाया है सुनील सैनी, सुबह सुबह ही। चलो, समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है, तो एओसी बताओ। समबाहु त्रिभुज है तो एओसी कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 120। सब पता है, क्यों, क्योंकि जो आपका समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है, तो उसका दुगना हो जाएगा। चलिए, तो जुड़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हम कर रहे हैं। मेरे दिमाग में एक चीज और आई, मैंने कल आपको एक चीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी सर, कि ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ये रहा, और एक ट्राइंगल फिर मैंने ये बना दिया, और एक ट्राइंगल फिर से मैंने एक और बना दिया। ट्राइंगल है ट्राइंगल। एक एक बात को सुनना और फिर जवाब देना। मान लीजिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि सेंटर की पोजीशन कहाँ होती है, तो ये आपका कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंटर की पोजीशन कहाँ होती है। अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं, तो समबाहु त्रिभुज में सबसे जरूरी चीज क्या है, कि जो आपका सेंटर है वह एक ही पॉइंट होगा। सभी पॉइंट, तो सभी सेंटर यही होते हैं। सभी सेंटर का मतलब एक ही पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। यानी कि कौन कौन से, कल लिखाया था, सेंट्रोइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, सब कुछ आपको यही मिलेगा, ठीक है। आइए, अगर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि सर चारों पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं, कोलिनियर होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में, जिसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, क्या होते हैं, सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं वह क्या होते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर स्थिति में होते हैं, संरेख होते हैं, सभी सेंटर एक ही लाइन पर होते हैं। साथ के साथ आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज में बात करूं, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पर स्थित होंगे। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं स्केलीन ट्राइंगल में, स्केलीन ट्राइंगल मतलब होता है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, कि जो इसकी पोजीशनिंग होती है वह अलग अलग तरह से होती है, ठीक है। हाँ, चलो
पढ़ाई कर लो, है ना, टॉक विद हर्ष, पढ़ाई कर लो डियर, है ना। यहाँ पर कोई कैंपेन नहीं चल रहा, कैंपेन जहाँ चलता है वहां जाइए, है ना, यहाँ पर केवल पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। आप प्लीज पढ़ाई कर लो, है ना। आइए अगर हम आगे बात करते हैं कि भाई अगर हम यहाँ सर सेंटर की बात करें तो मैं ये कहता हूँ यार इन सेंटर यहाँ कहीं होगा, सरकम सेंटर आपका यहाँ कहीं होगा। भाई अलग अलग जगह सेंटर होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड आपका यहाँ कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर भी यहीं कहीं मिल जाएगा। तो ये स्कैटर्ड होते हैं ना, मतलब बहुत अलग अलग जगह होते हैं, ठीक है डियर। हाँ, तो ये ध्यान रखना आप लोग। स्केलिन ट्राइंगल में क्या है, बहुत मैशअप होता है, मतलब सेंटर, सरकम सेंटर उधर हो गया, सेंट्रोइड इधर हो गया, इन सेंटर इधर हो गया, स्केलिन ट्राइंगल ये हो जाता है, ठीक है डियर। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। और इससे संबंधित एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, डायग्राम बना लें आराम से, कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपस में क्या है, एक स्केलिन ट्राइंगल है, ठीक है ना। क्या है ये, स्केलिन ट्राइंगल है। तो स्केलिन ट्राइंगल चलो वो उसमें होएगी, स्कैटर्ड होते हैं वैसे, यूलर लाइन बताने की जरूरत नहीं है। चलो अब चलते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिए, यहां तक अपना कुछ रहा नहीं है। अगली हेडिंग हम डाल लेते हैं, सबसे जरूरी पॉइंट, सबसे जरूरी किस्सा, सिमिलरिटी हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, सिमिलरिटी पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से देख लीजिए। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी को हम बोलते हैं समरूपता, और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, अगर हम सिमिलरिटी की बात करते हैं तो सिमिलरिटी हमारे पास काफी जो इंटरेस्टिंग टॉपिकों में से एक है, जो अपने पेपर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सिमिलरिटी किस तरह से होती है, कितनी टाइप से सिमिलरिटी हम निकाल सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है डियर। चलिएगा, आइए। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम बात करें सिमिलरिटी के बारे में, तो पहला पॉइंट आपके सामने ये है, एंगल एंगल एंगल। ये आपकी सिमिलरिटी होती है, कोण कोण कोण, ठीक है। यानी कि अगर हम सिमिलरिटी के टाइप के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी हो जाएगी हमारे पास। दूसरी सिमिलरिटी हमारे पास हो जाएगी साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा और भुजा, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। दो सिमिलरिटी हो गई, दो दो टाइप की सिमिलरिटी ये हो गई। और एक तीसरी सिमिलरिटी हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड, ठीक है। यानी कि अगर भुजा कोण भुजा, इन तीनों में से कोई भी आपको किसी भी ट्राइंगल में प्रॉपर्टी नजर आ रही है, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है डियर। चलिए, तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है, ये सब चीजें मैं आपको डिस्कशन में लेकर आऊंगा। हाँ, चिंता मत करें आप बिल्कुल भी, है ना, हर चीज में बताऊंगा आपको, ठीक है। सिमिलरिटी क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है। चलिए, आइए, तो हम ये बात कह सकते हैं क्या, सिमिलरिटी क्या है। ये कचरा फैला रहा है, उसको सबको हटवा देता हूं आज मैं, बाकी पढ़ने वाले बच्चों को भी नहीं पढ़ने देते हैं ये लोग। इन सबको ब्लॉक करवाता हूँ आज, इनकी छुट्टी हो जाएगी अब, ठीक है। आइए, तो यहां पर हम सिमिलरिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो सिमिलरिटी के बारे में हम बात करेंगे। चलिएगा, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है। एक ट्राइंगल आपका ये हो गया ए बी सी,
एक ट्राइंगल आपका ये हो गया DEF। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने हमेशा से एक बात कही है कि इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी अगर आपको दिखानी है तो सिमिलरिटी दिखाने के अपने अपने कुछ तरीके होते हैं, ठीक है ना। हाँ, सिमिलरिटी दिखाने के क्या होते हैं, कुल अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको 3 टाइप बताए सिमिलरिटी के, कि एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। इन तीनों प्रारूप में सिमिलरिटी लगती है इन दोनों ट्राइंगल्स में। ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो क्या ये जरूरी है कि आपके उनके एरिया बराबर हो? बताओ, क्या ये जरूरी है कि उनके एरिया बराबर हो? देखो, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा और हर एक चीज को नीट एंड क्लीन तरीके से समझाऊंगा। अगर दो आकृति आपस में क्या है, अगर दो आकृति आपस में क्या है, बनावट में समान है, चाहे आकार समान ना हो, उनका शेप समान ना हो, यानी कि ये छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है ट्राइंगल, लेकिन उनकी जो बनावट है, जो उनकी ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के साथ लगा दी, और भी बहुत सारी चीजें, छोटा बड़ा हो सकता है। मैं सिमिलरिटी की बात कर रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं अभी आपको जो टॉपिक समझा रहा हूं वह समरूपता समझा रहा हूं। कि अगर हम दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं और उन दो ट्राइंगल में मैं सिमिलरिटी की बात करता हूं, तो सिमिलरिटी में सबसे जरूरी चीज है कि उनकी आकार अलग अलग हो सकता है। ओके, आकार सेम नहीं होगा, बनावट सेम होगी, कि ट्राइंगल और ट्राइंगल में सिमिलरिटी हम लगा रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं पॉइंट कि आकार समान नहीं होगा, मान सकते हैं ना। ये आकार समान ना होने पर भी सिमिलरिटी लगेगी। हाँ, ये नहीं कि नहीं होगा कभी, है ना, कि भाई ऐसा नहीं है कि हम यहां कह सकते हैं कि हमारे पास जो शेप है, शेप सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए। ये पॉइंट ज्यादा सही है कि अगर हम बनावट की बात करें तो बनावट सेम होनी चाहिए। आकार चलता है ना, आकार तो चलता है, आकार अगर सेम भी, आकार अगर छोटा बड़ा भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलरिटी लग जाएगी। कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा नहीं है, उनमें अपन को एरिया बराबर होता है पूरा का पूरा। तो ये वाला पहला पॉइंट आपके सामने निकल गया, यानी कि वह एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। जैसे कि कोई वर्ग हो गया, कोई समबाहु त्रिभुज हो गया, वो आपस में हमेशा समरूप ही रहते हैं। ओके, वो आपस में हमेशा क्या रहते हैं, समरूप ही रहते हैं। तो सर, समरूपता के लिए दूसरा पॉइंट क्या है, दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी समान होगा। यानी कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। आइए चलो मैं बताता हूं। मैंने कहा कि भाई साहब ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, ये एंगल मेरा 40 डिग्री है, ये एंगल मेरा 40 डिग्री है, और ये एंगल मेरा 50 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल मेरा 50 डिग्री हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कौन से दो ट्राइंगल आपस में समरूप हैं, कौन से दो ट्राइंगल आपस में समरूप हैं, बताइए। बताओ। तो मैं ये कह सकता हूं डियर, दो ट्राइंगल ये दोनों आपस में समरूप है, लेकिन कैसे? आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो क्या कि सर ट्राइंगल ए बी सी आपका समरूप हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ से? लिख सकते हो क्या डियर? सर बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। ये समरूपता का सिंबल जरूर होगा, लेकिन हम लिख नहीं सकते इस चीज को। सर रीजन क्या है ना लिखने का? रीजन क्या है ना लिखने का? चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यार अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं ए पॉइंट से, तो यहां अगर मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी और सी, ये मैंने फिक्स कर दिया, तो ये किसके समरूप होने वाला है? ट्राइंगल। ध्यान देने योग्य बात, ए 50 डिग्री है तो यहां 50 डिग्री कौन सा है? एफ। बी यहां पर 30 डिग्री है तो यहां 30 डिग्री कौन सा है? डी। और बचा हुआ ई। तो क्या ये समरूपता सिद्ध कर रहे हैं क्या? हाँ। तो लिखने लिखने का फर्क है मेरे दोस्तों,
आपको ध्यान से देखना होगा कि आप डायरेक्टली ऐसे मुंह उठा के नहीं कह देंगे कि भाई एबीसी और डीईएफ सही लगता है मेरे को। आपको चेक करना होगा कि कैसे एंगल 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 लग रहा है। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, एफ डी ई कहेंगे अगर आपने ये एबीसी ले लिया तो। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या लिखोगे आप? चलो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या लिखोगे आप? बोलो। तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो की अगर बात करें तो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीका है कि 50 डिग्री के सामने, सुनना, 50 डिग्री के सामने बीसी है तो वहां 50 डिग्री के सामने क्या है, डीई। एक तो ये तरीका देख लो, ये बहुत अच्छा तरीका है, बराबर। अब 40 ले लो, 30 ले लो, 30 डिग्री के सामने अगर एसी है तो उसमें 30 डिग्री के सामने क्या है, ईएफ। 40 डिग्री के सामने या ए बी है तो उसमें 40 डिग्री के सामने क्या है, डी एफ। यहां तक बात आपको समझ में आ गई क्या? करस्पॉन्डिंग रेशोस, सर ये तो आ गई, ये भी ठीक लग रहा है। और एक तरीका और है, अगर आप इस तरह से नहीं लिख पाते हो तो अगर आपने ट्राइंगल सही लिख दिए तो यहां से भी एक तरीका आपको निकल सकता है। कैसे? ए बी ले लो, यहां से एफ डी ले लो, आगे चलो थोड़ा, लास्ट के दो ले लो, बीसी, यहां से ले लो डी। और अब कौन बचा है, एक पेयर और बचा है, एसी अपॉन एफ ई, ये लो। तो ये सेम ही तो चीज है, आप चाहे देख लो, सेम ही है। तो आपके पास बहुत सारे ट्राइंगल, बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से आप इन चीजों को सीख सकते हो कि सिमिलरिटी कैसे लगाई जाती है, करस्पॉन्डिंग रेशो क्या होते हैं। ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने कौन सा थ्योरम यहां लगा दिया, सिमिलरिटी का एंगल एंगल एंगल, जहां तीनों कोण बराबर है, लग गया। अब अगले की मैं अगर बात करना चाहूं, साइड साइड साइड, तो आप तीनों साइडों के लिए ले सकते हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहता हूं कि भाई देखो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और आपसे मैंने बोल दिया कि ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी को मैंने बोल दिया 3, बी सी को मैंने बोल दिया 7 और डी को मैंने बोल दिया 9। क्या ट्राइंगल पॉसिबल है? यस। और मैंने अगर दे दिया डीई एफ, डीई एफ में मैंने बोल दिया कि भाई ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका 9 है, ये आपका 7 है और ये आपका 3 है। अब बताओ कि कौन कौन से ट्राइंगल आपके सिमिलर लोगे आप? आनंद सिंह कह रहे हैं आज इस मेथड पर 2 क्वेश्चन आया सीएचएसएल में। आनंद सिंह हमेशा आता है क्वेश्चन, तो पढ़कर जाओगे तो कर जाओगे भाई, ये कोई आज ही थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तो हमेशा से पढ़ाते हैं, तो बस पढ़ के जाओगे सब पेपर फोड़ोगे। चलिए, तो क्या हम ये कह पा रहे हैं डियर स्टूडेंट कि गुरुजी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो आपने जो शेप है वो बराबर कर दी, डायमेंशन भी बराबर कर दी, लेकिन अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ए बी ले रहे हो या ए के सामने की भुजा सी ले रहे हो तो यहाँ आपको तरीके से देखना पड़ेगा कि यार इस कोण के सामने की भुजा 7 है तो कौन से कोण के सामने की भुजा ये है, तो यहाँ अगर ए ले रहे हो तो यहाँ डी ले लो, यहाँ अगर सी ले रहे हो तो यहाँ ई ले लो, और यहाँ अगर बी ले रहे हो तो यहाँ एफ ले लो। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। मैं इसको डबल भी लिख सकता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको 18 लिख दिया, मैंने इसको 6 लिख दिया, मैंने इसको 14 लिख दिया, तो भी रेशो तो सेम ही रहने वाला है संगत भुजाओं का। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं साइड 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 से। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है इनमें, सिंपल सी बात है। लेकिन अब जो पॉइंट आता है वो पॉइंट क्या है, आइए प्लीज थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दो ट्राइंगल में आपस में कंपैरिजन करना, पूरा कंपैरिजन, पूरा कंप्लीट कंपैरिजन मैं बताऊंगा और आपको मजा आ जाएगा। एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा,
सब लोग ध्यान दें और एक अच्छे से एक डायग्राम बनाएं इसी तरह का। मैंने लिख दिया ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है। ठीक है, मैंने बोला है आपसे कि त्रिभुज ए बी सी यदि समरूप है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। हमने पहले ही दे दिया कि अगर त्रिभुज ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के समरूप है, सिमिलर है, तो आप सब लोग जानते हो करस्पॉन्डिंग रेशो बराबर होंगे। लेकिन एक एक चीज हम समझेंगे। ये मैंने मान लिया परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, तो सिमिलर केस में इसको मैं P मान लेता हूं, इसको मैं Q मान लेता हूं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, ये मैंने मान ली मीडियन माध्यिका, इसको R मान लेते हैं और इसको S मान लेते हैं। ठीक है, सब लिखूंगा, चिंता ना करो। इसी प्रकार ये मैंने मान लिया एंगल बाइसेक्टर T, U। ठीक है, लिखो भाई AP, AP और यहां पर क्या है DQ, आपके क्या है एल्टीट्यूड है। और कौन कौन है, AR और DS, ये आपकी क्या है माध्यिका है, मीडियन है। और AT और DU, AT और DU आपकी क्या है भाई, ये माध्यिका है, ये मीडियन है और ये एंगल बाइसेक्टर है। चलिए, तो ये सब मैंने लिख दिए, कारण बता रहा हूं क्यों लिख दिए, आइएगा। चलिए, तो कैसे करेंगे डियर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ आपस में सिमिलर हैं, तो आप मुझे बताइए सबसे पहली चीज, सर इनके संगत अनुपात बराबर होंगे। तो अगर हम बात करते हैं ए बी का डीई से जो रेशो है वह बराबर होगा बी सी का किससे, ई एफ से जो रेशो है उसके, और ए सी का किसके, डी एफ के रेशो के बराबर होगा। मेरी बात को गौर से सुन रहे हो, ये मैंने क्या लिख दिया, उनकी साइड्स के रेशो के बराबर लिख दिया। आपसे अगर मैं बात कहना चाहता हूं कि भैया साथ के साथ बराबर भी होगा, अगर मैं बात कर रहा हूं दोनों की माध्यिका ले रहा हूं, AP अपॉन DQ के बराबर भी होगा, दोनों की माध्यिकाओं का अनुपात भी बराबर होगा, दोनों की माध्यिका नहीं एल्टीट्यूड, ठीक है, दोनों की माध्यिकाओं का अनुपात भी बराबर होगा, AR और DS, दोनों के एंगल बाइसेक्टर का अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि सभी चीजों के संगत अनुपात, यानी कि इसका जो भी आप पॉइंट ले रहे हो उसके उस पॉइंट से अगर ये दोनों ट्राइंगल समरूप हैं तो इसकी हर एक चीज, उस ट्राइंगल की हर एक चीज के करस्पॉन्डिंग रेशो के बराबर होगा। ये मैं आपको दर्शा रहा हूं। साथ के साथ में इसकी इन रेडियस का रेशो भी बराबर होगा, साथ के साथ में इसकी सरकम रेडियस का रेशो भी बराबर होगा। तो मतलब प्रत्येक ट्राइंगल, अगर आपस में दोनों ट्राइंगल अगर समरूप हैं तो इनकी हर एक कंपोनेंट जो यहां स्थित है, उस हर एक कंपोनेंट का जो करस्पॉन्डिंग रेशो है वह बराबर है। ठीक है सर, अब अगर हम बात करते हैं दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, अगर मैं उनके रेशो की बात करता हूं तो बताइए क्या होगा। बताओ, तो आप ये कह सकते हैं सर जितनी भी चीजें ये लिखी हुई हैं उनके स्क्वायर के बराबर होगा।
करस्पॉन्डिंग, कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड हो उनके स्क्वायर के बराबर होता है अगर एरिया की बात की जाए। और अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप तो सिंपल इन्हीं के बराबर होने वाला है, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल डी ई एफ का जो परिमाप है, सबके बराबर होगा। ठीक है, तो एरिया के रेशियो की बात करेंगे तो आपके जो संगत भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के बराबर होगा। अब सारी मतलब संगत भुजाएं नहीं, मतलब अगर एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं, अगर मैं माध्यिका की बात कर रहा हूं, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं रेडियस की बात कर रहा हूं, इवन सबके बराबर होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अगर किसी भी ट्राइंगल की आपको इन रेडियस दे दी और आपको उसकी संगत भुजा दे दी तो 2 मिनट में निकाल दोगे आप। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, यही सिमिलरिटी का खेल है, सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट खेल। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा पूरा वादा है आप लोगों से। चलिएगा, अब सिमिलरिटी का एक बढ़िया सा प्रारूप सिखाता हूं, एक फॉर्मेट सिखाता हूं आपको। सब लोग एक बढ़िया सा पेज ले लीजिए नीट एंड क्लीन और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए। ऑर्थो सेंटर का एक प्रूफ है जो पेपर में आएगा ही आएगा अगर देते हो पेपर लगातार आप। तो देखो कैसे होता है, आइए मान लीजिए कि ये मैंने आपका एक ट्राइंगल बनाया, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी। या मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको मैं बोल देता हूं बी और इसको मैं बोल देता हूं सी। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। आपने क्या करते हो, ऐसी प्रॉपर्टी आती है कि समकोण से सामने वाली भुजा पर आप एक परपेंडिकुलर डाल देते हो। समकोण से आप सामने वाली भुजा पर क्या कर देते हो, एक परपेंडिकुलर डाल देते हो, जिसको आप बोल देते हो डी, जिसको आप बोल देते हो डी पॉइंट। लिख लो भैया, ये पॉइंट बहुत ही प्यारा पॉइंट है, कृपया करके सभी लोग सामने देखें और इन पॉइंटों को लिखते जाएं। ठीक है, आइए सबसे जरूरी चीज, मैं यहां देख पा रहा हूं कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल सर बड़ा वाला ए बी सी, लिखो लिखो लिखो, एक ट्राइंगल ए बी सी, और इसी के मिलता जुलता कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, तमीज से लिखना। 2 और बन रहे हैं लेकिन तमीज से। सर एक तो देखो ए ले लूं, ए, हाँ, डी ले लूं और बी ले लूं, ऐसा क्यों ले रहे हो? और फिर इसमें कैसे पता चलेगा? कंफ्यूज हो गए आप कि सर कैसे 3 ट्राइंगल बन तो रहे हैं लेकिन कैसे हम इनको समरूप सिद्ध करें? बड़ी बात तो ये है। आइए चलो दिखाता हूं, प्लीज थोड़ा सा सामने देख लीजिए, बहुत ही प्यारा पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइएगा, मान लीजिए मेरे दोस्तों अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? इस डी बी सी की बात कर रहा हूं, डी बी सी की, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? सर ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा। कोई दिक्कत है क्या? यस या नो? यस या नो? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैं बड़े वाले ट्राइंगल को देख रहा हूं, मैं एक एक चीज बोलता हुआ चल रहा हूं डियर। मैं बड़े वाले ट्राइंगल को, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कई लोगों को पता नहीं होता, सर कैसे कर देते हो आप? कुछ नहीं है भाई, ये 90 है, इसको मान लो x, एक एंगल आपका 90 है, एक एंगल आपका थीटा है, और ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरह से x निकाला तो 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं, ये ऐसे आया, ठीक है ना। इसी तरह से ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। अब जब इतना निकाल दिया है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा? और वो तो होना भी चाहिए क्योंकि पूरा 90 डिग्री है। चलो, क्या आपको दिख गया? क्या हर एक एंगल पता लग चुका है क्या? ये बताओ, हर एक एंगल पता लग गया क्या? ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा। छोटे वाले ट्राइंगल में बात कर रहा हूं, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ये थीटा। अपने आप ही बनेगा, हम क्या करें? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल 3 बन रहे हैं और तीनों आपस में सिमिलर हैं? ट्राइंगल यहां पर 3 बन रहे हैं और तीनों आपस में सिमिलर हैं। बढ़िया बात है सर। कौन कौन से सिमिलर हो गए? मैंने पहले एबीसी ले लिया,
ए को मैंने ये लिया है 90 माइनस थीटा, बी को मैंने 90 लिया है, सी को मैंने थीटा लिया है। तो ये बताओ इस वाले ट्राइंगल में मैं कौन सा ट्राइंगल लूं जो सिमिलर कहलाए। ऐसा ही लो जो ए 90 माइनस थीटा का है, 90 माइनस थीटा, उसके बाद 90 डिग्री, तो डी पर जाना पड़ेगा क्योंकि बी में तो 90 ये पूरा बन गया, लेकिन इस छोटे वाले ट्राइंगल में डी 90 है, हो गया काम। तो ए डी बी। और तीसरा ट्राइंगल लेके बताओ इसमें कौन सा ट्राइंगल लोगे आप, मतलब इसके पॉइंट्स कौन कौन से लोगे ट्राइंगल के, लिखो जल्दी से। तो सब देखो, यहां से अगर 90 माइनस थीटा तो ये रहा, यानी कि बी लोगे पहले आप, बी ले लोगे, उसके बाद 90 डिग्री पर जाओगे डी और सी, बी डी सी। और क्या आपको कोई संकोच है क्या कि ये तीनों ट्राइंगल समरूप है? कैसे? एंगल 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 से। आप में से यहां तक किसी को भी कोई समस्या है तो वो बता दे, क्योंकि समस्या का समाधान मैं हर चीज बताऊंगा। पर आपको भी पता है यार, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं तो ये आप सब लोग समझते हो, क्योंकि पेपर में ये सब चीजें आती हैं और वो भर भर के आती हैं, तो मस्त तरीके से सीखते जाइए आप। चलिए सर, गॉट इट। अब चलो सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आएंगे, तो कृपया करके मजे से सीखिएगा। आइए मैं सिखाता हूं। पहली प्रॉपर्टी, मान लीजिएगा मैंने इन दोनों को सिमिलर बना, इन दोनों में लगा दिया मैंने, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के। तो चलो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो लिखो सब लोग। तो सर आपने तरीका अच्छा बता रखा है, पहले ए बी ले लो, फिर ए डी ले लो, बी सी ले लो, डी बी ले लो, और ए सी ले लो, ए बी ले लो। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? सर ये समकोण है तो बी 90 डिग्री होगा। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? चलिए आइए, तो कैसे कह सकते हैं सर? आपके पास पहली प्रॉपर्टी निकल कर आ गई है इन दोनों को बराबर करने पर। अगर आप इन दोनों को बराबर करते हो तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ए डी इंटू ए सी। नोट डाउन करो। सर इससे क्या काम होता है? इससे यह काम हो गया कि मान लीजिए जब कभी भी आपको एडी निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे? अरे निकालना पड़ता है यार। तो एडी निकालने के लिए आप ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। पहली चीज आपके सामने आ चुकी है, खूबसूरत सी चीज। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस पर। ठीक है भाई, सर अच्छा लगा वाकई में। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। दो ट्राइंगल, एक पहली प्रॉपर्टी निकाल दी, दूसरी के लिए हम क्या करते हैं, इसका और तीसरे वाले का ले लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, समरूपता सिद्ध करवा रहा हूं ट्राइंगल बी डी सी से। चलो लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें सिमिलरिटी लगाओ, करस्पॉन्डिंग रेशो। देखो भाई, ए बी का बी डी से अनुपात, बी सी का डी सी से अनुपात, और ए सी का बी सी से अनुपात बराबर है। गजब। अब यहां क्या निकल कर आ गया? यहां भी निकल कर आ गया जो हमें चाहिए, आ गया ना? दिख रहा है? इन दोनों को बराबर करने पर बी सी स्क्वायर बराबर डी सी इंटू ए सी। ब्रैकेट में डाल लो इसको, काम की चीज है वो, ऐसे मत देखो, बहुत काम की चीज है वो। तो यहां से आपको अगर सीडी चाहिए तो सीडी चाहिए तो क्या हो जाएगा? इसके साथ की जुड़ी हुई भुजा का स्क्वायर अपॉन ये पूरी भुजा। और ये बार बार आपको लगाना नहीं है, ये दिमाग में रखना है सब कि यार ये 2 मिनट में निकाल के दे सकता हूं अगर मेरे पास सब कुछ है तो।
ठीक है। एक दो बच्चे ऐसे पूछते हैं ऐसे, सर ये लेना जरूरी है क्या, क्या अच्छा मैथ लेना जरूरी है क्या? अरे भाई जरूरी नहीं है तो कोई टाइम पास के लिए थोड़ी कर रहे हैं सारा काम यार। सिलेक्शन भी चाहिए, ये जरूरी है, सब जरूरी है जो पढ़ा रहा हूं। हिम्मत है तो पढ़ो और जमकर पढ़ो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है यार, है ना, सब जरूरी है। चलिए तो चीजें क्लियर है क्या? हाँ चलिए भैया, पहली दूसरी चीज क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट भी है मेरे सामने, कौन सा है? अब कौन से ट्राइंगल बच गए? बोले सर अब ये दोनों बच गए, इन दोनों में लगा दिया मैंने ट्राइंगल ADB, समरूप लगा दिया ट्राइंगल BDC, ये भी बढ़िया प्रॉपर्टी देगा। अब ये भी एक बढ़िया देखो जायदाद देगा अपन को। AD का रेशो किससे? BD से। BD का रेशो किससे? DC से, बराबर है AB का रेशो BC से। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों को बराबर करने पर क्या शानदार चीजें आई है कि BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डायरेक्टली याद रखना है। जब कभी भी हो सकता है आपको AD दे दे, आपको DC दे दे और BD पूछ ले, तो ये BD कितना हो जाएगा? AD इंटू DC का अंडर रूट, AD इंटू DC का अंडर रूट। ठीक है माय डियर, मजा आ रहा है? यस या नो? चलिए आइए, नेक्स्ट एग्जाम आपके सामने जो भी आएगा, इन सब चीजों में ये प्रॉपर्टी सब आने वाली है, सब प्रॉपर्टी आने वाली है। आइएगा, तो यहां पर आपके सामने चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। चलिएगा, अगर हम आगे बात करते हैं ट्राइंगल ABC, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इस ट्राइंगल ABC का एरिया कितना हो जाएगा बताओ? इस ट्राइंगल ABC का एरिया कितना हो जाएगा डियर? बताओ बताओ बताओ, आराम से बताओ, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। बहुत सारे टीचर्स आपको ये चीजें नहीं बताएंगे प्रूफ में, उनको लगेगा कि ये पेड़ में बताना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं चलता है, यहाँ पूरा पढ़ाया जाता है आपको, है ना, ध्यान रखना। और बहुत सारे मतलब देखते भी हैं वो, अरे ऐसे कैसे हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे अब बैठे भी होते हैं यहाँ पर। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें और बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, तो वो चीज ध्यान रखें डियर, है ना। हाँ चलिए, कुछ त्रिभुज ABC का अगर एरिया की बात करते हैं तो सर ये बहुत अच्छी बात है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बराक ओबामा कह रहे हैं सब क्लास लेंगे तो रिवीजन कब करेंगे? डियर स्टूडेंट, आप सबको मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखो 11 AM, देखो दिमाग खोल लो अपना, एक स्टूडेंट हो ना तो थोड़ा सा सोच समझ के काम किया करो, वही जरूरी है। जिसको पता नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। ये बंदा जो है, जो बोल रहा है, वो क्लास लेता भी नहीं होगा, ये बता रहा हूं मैं। तो देखो भैया, इसमें होती है बढ़िया फर्स्ट क्लास थ्योरी आपकी, कोई शक नहीं। 12:30 बजे जो क्लास होती है मेरी, उसमें होता है क्या? उसमें क्या होता है? ग्रुप डी का क्रैक द मैथ केवल, ठीक है। उसके बाद मेरी क्लास होती है 3 बजे, जो कि CHSL के लिए होती है, और वो भी केवल और केवल 10-5 दिन और चलेगी, क्योंकि जब पूरा कोर्स हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगी। तो ये तो एक अपनी टेम्परेरी क्लास है, लेकिन अभी चल रही है, यहां पर टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं, चलो। और एक होती है रात को 8 बजे, जहां पर होता है पेपर। पेपर क्या? एक्सपेक्टेड पेपर होता है, डेली होता है एक्सपेक्टेड पेपर। अगर मेरे दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि इतना ले लें क्या, लेकिन ये वही लोग हैं जो दुनिया भर का पेड कोर्स लेते हैं। दुनिया भर में 499, 599, बहुत सारे मिलेंगे, 999, लेकिन क्वालिटी नहीं होती उनमें, मुझे भी पता है। इससे अच्छा तो ये मेरी फ्री वाली क्लास ले लो, 11 बजे वाली, उनसे लाख गुना बेटर है। चाहे तो कभी भी कंपैरिजन कर लेना, लेके कंपैरिजन कर लो, चलो, लाख गुना बेटर है, लेकर कंपैरिजन कर लेना, ठीक है, पहली बात। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो
करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कहीं ना कहीं, फिर उनको कहते हैं, फिर वो कहते हैं टीचर से, अरे सर पेपर कराओ, एक्सपेक्टेड पेपर कराओ सर, एक्सपेक्टेड पेपर कराओ। तो फिर उसके पैसे दो। लेकिन ये जो चीज मैंने फ्री चला रखी है, तो ये इनको इस चीज की मतलब वो है, क्या कहते हैं ना कि मतलब क्यों चला रखी है सर, ये फ्री है लेता हूं मैं, मतलब मैं 98 नंबरवा सेशन आज होने वाला है, 98वें सेशन, और करीबन मैंने 150 सेशन इसमें करा दिए हैं अभी तक ओवरऑल देखा जाए तो, और पिछले 1 साल से चल रहा है 8 बजे वाला भी। तो ये चीज क्या है कि हर एक स्टूडेंट की नीड है, पेपर आता है इसमें से यार, और इससे क्या होता है, हर दिन पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, हर दिन पूरा सिलेबस, जिससे कि क्या होता है, पूरा रिवीजन भी हो जाता है एक बच्चे का। भाई आप पेपर क्यों देते हो, पेपर इसलिए देते हो कि आपने अगर पूरा पढ़ा हुआ है तो आपको एक रिवीजन की जरूरत होती है। तो वो रिवीजन में 8 बजे वाली क्लास में मेरा उद्देश्य यही है, मैं कोई मजे लेने के लिए, कुछ लोगों को लगता है चैप्टर वाइज करा दो, अरे भाई चैप्टर वाइज से क्या सीख लोगे तुम, एक बार मेरे को बता तो दो, केवल परसेंटेज, क्योंकि मैं जानता हूं जो बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ना चाहता है वो कभी पूरा पढ़ ही नहीं सकता और कभी सिलेक्शन ले भी नहीं सकता। आपने कभी टॉपर्स की बातें सुनी होंगी कि यार हाँ हमने पढ़ा तो था लेकिन उसके बाद हम प्रैक्टिस करते चले गए, तब हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ये उद्देश्य देखो, इसका उद्देश्य ही एक्सपेक्टेड पेपर है। डेली 25 क्वेश्चन होते हैं, एक डीआई होती है। तो सोचो जो बच्चा 150 सेशन लगातार ले रहा है तो वह 150 डीआई कर चुका है, 150 डीआई। तो कहां मिल जाएगा तुम्हें किसी कोर्स में 150 डीआई, बताओ मेरे को, कहीं नहीं मिलेगा। पूरा रिवीजन हो जाता है डेली, और डेली हो रहा है ये यार। तो उन बच्चों को देखो भाई, 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं है कि पढ़ा कैसे जाता है, तो वो जो जैसा स्विंग करता है वैसे स्विंग हो जाते हैं। दूसरा बच्चा होता है जिसको पता है कि भाई मैं अकेला कभी भी पूरा रिवाइज नहीं कर पाऊंगा डेली, और डेली एक पेपर मॉक टेस्ट का मुझे लगाना होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर तैयारी करोगे तो ये आपका वो सब चीज फुलफिल कर तो रहा है। लेकिन कमी इस चीज की है कि ये फ्री है। अगर यही कैच द मैथ अगर आपको पैसे में मिलता, 8 बजे वाला जो अनअकैडमी पर होता है, यही पैसे में मिलता तो शायद इसकी वैल्यू 10 टाइम्स होती, डेफिनेटली होती। और बिना प्रैक्टिस के तुम कुछ कर सकते हो तो मेरे को बता दो। तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरी प्लानिंग है, देखो मैं उस तरीके का टीचर नहीं हूं कि भाई एक क्लास लेनी है और अपना प्रमोशन करके जाना है मेरे को, मेरे कोर्स बेचने। मेरा कोर्स अपने आप चलता है, मेरा फाउंडेशन बैच है, सर्वश्रेष्ठ बैच है, और मेहनत भी मैं उसी हिसाब से करता हूं और कह के करता हूं, करूंगा, वो मेरा इंटेंशन है। लेकिन जो मैं यहां दे रहा हूं वह भी दुनिया भर के पेड कोर्स से लाख गुना बेटर है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो चीजों को समझो, इस चीज को, है ना, ये चीजें आप लोगों के लिए है। मैंने पूरा, अब इसमें कहां है बताना कि मैथ ही मैथ लें, क्या कहां है? ये भी जरूरी है, प्रैक्टिस भी जरूरी है। अब तुम 2 काम नहीं कर सकते तो क्या सिलेक्शन लोगे? तुम नहीं ले सकते भाई। ठीक है ना? चलिए, तो अभी कुछ लोग एक बच्चा कह रहा है ऐसा नहीं है सर। बात ऐसी है ना भाई, चीजें समझाने के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब ये चीजें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी क्योंकि वो चाहते नहीं है कि फ्री कैसे चल रहा है। कुछ बैठे होते हैं यार, हर क्लास में किसी ना किसी टीचर के नुमाइंदे बैठे होते हैं, लेकिन मुझे उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है। फर्क मुझे इस चीज से पड़ता है कि स्टूडेंट पढ़ने वाला क्या सोच रहा है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो मैं क्या कह रहा था, एबीसी अपना ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? बीसी है, और ऊंचाई कितना है? AB है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपका क्या है? BC है, और ऊंचाई आपकी AB है। अब इसी ट्राइंगल के एरिया को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं डियर? ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अरे ट्राइंगल तो वही है, तो एरिया लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इसके आधार की करस्पॉन्डिंग हाइट ले ली। तो कैसे लिखूंगा? तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2, AC मेरा बेस है और BD मेरा परपेंडिकुलर है। तो यहां से ये रिलेशन भी आपके सामने आ जाता है। 1/2 से 1/2 चला गया
तो अगर आपको BD निकालना हो और तीनों भुजाएं दे रखी हो तो 2 सेकंड में निकाल सकते हो। तो BC इंटू AB अपॉन AC। ठीक है डियर, समझ में आ गई? चलिए यही तो रोहित मेरे को समझ में नहीं आता, जैसे कि भाई कुछ टीचर कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ बातें, दोस्तों ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। कुछ पढ़ा, अरे पर पढ़ा लो, इससे अच्छा पढ़ा लो। लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा है भाई, हम पढ़ाते हैं बाकी हम बातें नहीं कर पाते हैं, बस सीधी सी बात है। तो चीजें वही फर्क पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ना नहीं है, बातें बातें कर लेंगे। अभी अभी बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए और पढ़ने वाला बच्चा इस क्लास में उपस्थित हो तो ज्यादा अच्छी बात है। देखो उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि काम पढ़ाई पर होता है। तो ये चीजें हमने क्लियर कर ली, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई सारी की सारी चीजें जो भी मैंने आपको ये बताई हैं। ये सारी की प्रॉपर्टी आपके काम की है। एक और प्रॉपर्टी होती है, वो भी आपके काम की है। वह क्या है सर? वह भी इसी तरह से निकलती है, जो कि बहुत आसान है आप लोगों के लिए, कि 1 अपॉन BD स्क्वायर बराबर 1 अपॉन AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। इसको भी नोट डाउन कर लें आप। ये भी काम की है कि अगर हम 1 अपॉन BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BC स्क्वायर। ये आपके सामने है। ठीक है डियर, क्लियर है? लिख दीजिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की अगली चीजों की। अगर हम सिमिलरिटी के क्वेश्चन करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं डियर फटाफट से, और फटाफट से इन क्वेश्चनों को निपटाते हैं। चलो 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 जल्दी से करो। क्या होगा देखो, आपसे बोला गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 19 से था क्या? 16 से था शायद, है ना? नहीं 19 से था। ठीक है, तो कैसे होगा बताओ? ABC की भुजा AC पर बिंदु D स्थित है। ABC की भुजा AC पर बिंदु D स्थित है। तो मैं AC पर D बिंदु स्थित कर रहा हूं, या फिर मैं AC को यहां मान लेता हूं, B को यहां मान लेता हूं। ये B पॉइंट यहां हो गया, ये ABC हो गया। मैंने बोला कि ABC की भुजा AC पर D बिंदु स्थित है यदि PQXY AB, PQXY AB, BC, AD और DC सबके मिड पॉइंट है। यानी कि वो मिड पॉइंट वाली बात कर रहा है कि भाई ये सबके मिड पॉइंट है, यानी कि ये P हो गया AB का, BC का हो गया PQ, ये मिड पॉइंट्स मैंने बोल दिए हैं। ठीक है, और अपने पास X किसका है? X अपने AD का हो गया। तो यहां अपने AD कहीं ना कहीं, कहीं भी ले लो AD, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आपका क्या हो गया? Y। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे डियर? अब ये मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं सारे के सारे। क्या दे रखे हैं? मिड पॉइंट। तो आपसे पूछा गया PX और QY का अनुपात। तो ये PX और QY का अनुपात दे रखा, पूछा गया आपसे, ये कितना होगा बताओ? कैसे करेंगे? तो अगर आप बात कर रहे हो कि सर अगर इसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हो, मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है आपके लिए? क्योंकि ये अगर मिड पॉइंट्स हैं आपस में, तो ये सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि जो PQ है वो अपना XY के बराबर हो जाएगा फिर, क्योंकि मिड पॉइंट को ही तो मिला रहे हो आप, है ना? और PQ आपका QY के बराबर भी हो जाएगा। तो आपका जो ये रेशो आएगा PX और QY का, वह कितना आएगा? 1:1 आएगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की परिधि 18 सेंटीमीटर हो और प्रत्येक माध्यिका की लंबाई निकालो। तो माध्यिका हमेशा सेम होती है, और समबाहु त्रिभुज की परिधि अगर आपको दे रखी है तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट?
सर भुजा हो जाएगी 6। तो अगर आपकी साइड अगर 6 हो गई तो हाइट कैसे निकालेंगे, क्योंकि वही आपकी मीडियन भी है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सब कुछ समान होता है ना। तो अगर आप हाइट निकालते हो तो वह हो जाएगा √3a/2, यानी कि 3√3 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 3√3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट करो। अगर समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई इतनी है, तो अभी आपको समझाया था ना कि जो माध्यिका होती है वे क्या होती है, √3a/2 होती है, और उसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 6√3। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में आते हैं यार। तो a बराबर आपका कितना हो गया, 12 हो गया, तो आपका परिमाप कितना हो जाएगा, 3a, 12 तिया 36, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब आपको दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। शीर्ष लंब जानते हो, परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर। शीर्ष से डाला गया परपेंडिकुलर 12√3 है, तो आपको क्या बताना है, उसका एरिया बताना है। चलिए क्या होगा, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है ना, ध्यान रखना, ये समबाहु त्रिभुज ही है। तो हम क्या कह सकते हैं भैया, देखो सर, ये आपकी जो हाइट है उससे हम वो निकाल देंगे क्या, √3a/2 से अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो गया 12√3। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर निकल कर आ गया 12 दूनी 24। अब आपका a अगर 24 आ गया तो एरिया कितना होता है डियर, एरिया होता है √3a²/4। तो √3a² यानी कि 24 × 24/4, तो ये हो गया 24×144 √3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है डियर, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाओ, देखते हैं कि क्या आंसर आपका आता है, फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे हुआ ये। बताओ बताओ। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, ध्यान रखना बस। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि जब आपको चीजें पता होती हैं तो आराम से हो जाता है। ABC अगर आपके ट्राइंगल है और आपसे बोला गया है सर AD आपका परपेंडिकुलर है, बोलने दीजिए, क्योंकि जो चीजें आपके सामने हैं वही आप बना पाएंगे। AD आपका क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। अब हर चीज पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB भी आपको पता होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, सब पता है, और आपको AD भी पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया AB² + BC² + CA² क्या होने वाला है, आराम से बताइए। देखो दोस्तों, अगर मैं AD की टर्म बात करूं तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको A² और A² + A² लिख रहा हूं तो ये मेरे पास आ रहा है 3A²। आ रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा, यस। तो आप मुझे बताइए यहां से मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं जहां पर AD की वैल्यू में अगर √3a/2 रख दूं, जिससे कि 3A² आ जाए। तो सबका स्क्वायर तो है, AD² बराबर कितना आ गया, 3A²/4, यानी कि आपको देखना है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 4 से 4 कटेगा तभी आपका आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं और आप इजीली कर भी पाएंगे, ठीक है माय डियर, क्योंकि तभी वो कट पाएगा ना। देखो ना, जब इसका AD² करोगे, आपको 3A² बनाना है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, चलिए आराम से करिए डियर।
चलिए कैसे करेंगे। और भाई डियर क्लास को लाइक जरूर करते रहिए जिन्होंने बढ़िया तरीके से चीजों को सीखा है। तो ये थोड़ा सा मेंसुरेशन वाला पार्ट भी है। अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो भैया देखो यहां पर आपके सामने क्या है, 3 आपने परपेंडिकुलर डाल दिए हैं, ठीक है, और आपसे पूछी गई है परिधि। तो यहां हम बात कर रहे हैं ए के बारे में। तो सिंपल सी बात है, जो भी आपकी लंबाई होती है, जैसे √3 हो गई, 2√3 हो गई और 6 5√3 हो गई, तो आपकी जो ये तीनों का योग है वही हाइट होता है। तो हाइट बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 8√3, और ये किसके बराबर है, √3 a/2 के बराबर है। सिंपल। तो a बराबर कितना आ गया, 16, और आपकी परिमाप कितना आ गया, 48। काम खत्म, आंसर आ गया 48। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर आपको अंत त्रिज्या निकालनी है तो क्या होगी। तो अंत त्रिज्या अगर आपको निकालनी है तो वह क्या होगा, a/√3 या 2√3, a/2√3। तो कैसे निकालेंगे, 6/2√3 यानी कि 3/√3, 3√3 मतलब अंत त्रिज्या। नेक्स्ट, यदि किसी समबाहुभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित है और उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तब समभुज त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। यदि किसी समभुज त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित है और त्रिज्या आपकी दे रखी है, r बराबर आपको दे रखा है 3, तो ये कितना हो गया, a/2√3 के बराबर। तो a बराबर यहां से कितना आ गया, 6√3। तो आपकी भुजा निकल कर आ गई 6√3। किसी समबाहुभुज की बाह्य त्रिज्या आपको दे रखी है 10, तो आंतरिक त्रिज्या क्या होगी। तो आपको बाह्य त्रिज्या दे रखी है 10, तो हमेशा याद रखना जो आंतरिक त्रिज्या होती है इसकी आधी होती है, हाफ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। चलिए, तो ये आपकी नेक्स्ट फाइल है, तो इसको आप करिएगा, टाइम हो चुका है अभी। तो ये फाइल हम कल करेंगे सॉल्व, और समरूपता की फाइल है पूरी की पूरी। आज मैंने आपको सिमिलरिटी पढ़ाया है, तो ये पूरी की पूरी फाइल आपको करनी है। ठीक है डियर, कर लोगे ना। चलिए।